नमस्कार साथियों, नमस्कार संजीव जी, कैसे हो सर आप? नमस्ते ईशान जी। कैसे हो ईशान सर जी, आप? आज कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात करने का मौका मिला है। बहुत बिज़ी रहते हैं आप, हैं? और मुझे पता चला है कि आपका वेंचर कैपिटल जो चल रहा है, उसमें आपको बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आ रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। म मेरे से भी कई प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने चर्चा करी है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, वो धीरे-धीरे वेंचर कैपिटल के थ्रू इम्प्रूव हो रहा है, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको इस चीज़ का। तो ये बहुत खुशी की बात है, आपको बहुत-बहुत बधाई है उसके बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो। ईशान जी, आपको भी आज एक बहुत-बहुत ऐसे बधाई हो। आप भी हमारी तरह इसी इकोसिस्टम के पार्ट हैं। सब आप लोगों की मेहनत है कि हम जैसे लोग हमारी जनरेशन थोड़ा कुछ कर पा रही है इस फ़ील्ड के अंदर। तो सर नहीं, नहीं, आप ये तो बहुत आपसे हाँ जी सर। जी, जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए आप। हाँ जी, हाँ जी। तो आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी इसी रिगार्डिंग तो हम बात कर रहे थे अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर एनर्जी जनरेशन। तो अभी तक तो ये काफ़ी सस्टेनेबल लाइफ़ के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लगा था हमें। तो क्यों ना आज का हमने सोचा कि इसकी डिस्कशन आगे बढ़ाई जाए। तो हम जैसे जी, देख रहे थे कि हमारे पास बायोगैस होते हुए भी हम कोल की तरफ गए और एनवायरनमेंट डैमेज इतना ज़्यादा हुआ और हम झेल रहे हैं खासकर नॉर्थ इंडिया के वो जो एरियाज़ हैं, वहाँ तो पॉल्यूशन लेवल वैसे भी बहुत हाई है। कार्बन फुटप्रिंट तो बहुत दूर की बात है, हम पॉल्यूशन से पहले फ्री हो जाएँ, कार्बन कार्बन फुटप्रिंट और साथ में दूसरा जैसे ही पॉल्यूशन से बाहर निकलेंगे, दरवाजे के बाहर ही कार्बन के बैठा हुआ है, जो डेरा डाल के। तो फिर हम लोग जब अच्छे खासे बायोगैस पे अगर हमारे पास रिसोर्स था, तो क्या हम उसको सही में अभी भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कोल और बायोगैस में बायोगैस क्यों बेटर है या कोल तो क्यों नेगेटिव है, वो तो हम सबको पता है। क्यों माइनिंग में इतने एफर्ट्स लगते हैं, माइनिंग एक्सीडेंट्स में कई मज़दूर लोग अपनी जान भी गँवाते हैं। चलो एक्सीडेंट्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन जो कोयले जलाने से या उनकी खदान पे जिस तरीके का कार्बन फुटप्रिंट बनता है, वो पूरे इकोलॉजी को वहाँ की बहुत बड़े लेवल पे डैमेज करता है। तो आप बता न रहे थे आपकी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप भी थे जापान और दूसरी कंट्रीज़ के साथ आपने एक स्टोरी शेयर करी थी, क्यों ना वहीं से शुरुआत करो उस स्टोरी से ही, किस तरीके से वो लोग इम्पोर्ट करते थे, काऊ डंग्स वगैरह को कहाँ-कहाँ? ईशान जी, मैं आपसे कुछ ऐसे-ऐसे कुछ डाटा शेयर करूँगा, नॉट नेसेसरी फिगर्स के हिसाब से, बट ये शेयर करूँगा कि एक एडवांस कंट्री जापान जैसी कंट्री बायोफ्यूल को किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। मतलब उसको कैसे उस बायोफ्यूल को जनरेट कर रही है और उसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर रही है। तो जो जो काम हमको हमारे पास जो रॉ मटेरियल बहुत अबंडेंस में हमेशा से रहा है, उसको हमने सही तरीके से इस्तेमाल ना करते हुए एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा हमसे एडवांस है, उसने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करा और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जापान ने अभी फिलहाल में ही रॉकेट फ्यूल बनाया है कॉ डंग से। तो एक जापानीज़ की कंपनी है, उसने रिसेंटली कॉ डंग से मीथेन निकाल के ना उसको 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 रॉकेट को पावर करा उस मीथेन फ्यूल से। तो ये एक ब्रेक थ्रू सस्टेनेबल स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर एक ब्रेक थ्रू हुआ है कि एक इस टाइप का फ्यूल इस्तेमाल करा जो कि कॉ ढंग से बनाया गया हो, एक सस्टेनेबल रॉ मटेरियल से बनाया गया जो अबंडेंस में हमारे पास अवेलेबल है। मगर हमने इसके बारे में नहीं सोचा, उसके बारे में जापान ने सोचा, वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है। और अभी एक चीज और भी सामने आई है कि वहां पे इनकी एक शिप लाइन है जिसको मित्सुई ओएस के कहते हैं, लाइंस कहते हैं, मित्सुई ओएस के लाइन, जिसने अभी एक ट्रायल शुरू करा है कॉडंग से बनाए फ्यूल से, जिसमें ये 390 फुट की जो शिप है, उसको उसके अंदर ये इस फ्यूल का इस्तेमाल करके शिप को इन्होंने डीप वाटर के अंदर ले गए और उसको इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये शिप को बेसिकली मेरीन एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर इनका जो ये टेस्ट है वो कामयाब हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने शायद अपनी एक अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जो कि हमारे एशियंट विजडम से, एशियंट एशियंट हमारी वेदास के अंदर ऑलरेडी दे रखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रखी है
इसके बारे में बहुत सारे हमारे पास उल्लेख ऑलरेडी पहले से ही प्रमाण से हमारे पास हैं। और ये चीज पहले हमारे ग्रामीण इलाके में पहले बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल में भी आ रही थी, मगर उससे हटके हमने कोल की माइनिंग पे ज्यादा जोर दिया, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करने पे ज्यादा जोर दिया। एक वजह हो सकती है कि कोल पे क्यों ज्यादा निर्भर रहे, और हमने हमने बायोफ्यूल को क्यों नहीं ज्यादा एम्फेसिस दी, कि एक एक वजह ये भी हो सकती है ईशान जी। देखिए, जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं वो प्रॉफिट के पीछे भागती है, तो उनका मेन एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ये हो सकता है कि कोल से चाहे कितना भी कार्बन फुटप्रिंट बन रहा हो, हमारे इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी शायद बायोगैस में उतना ना हो, शायद कोल के अंदर ज्यादा हो, इस वजह से उसको नहीं यूज करा। दूसरी वजह ये हो सकती है ईशान जी की कहीं ना कहीं पे जो जो हीटिंग टेम्परेचर जो होता है, मतलब जो हीट हीट का जो टेम्परेचर मिलता है वो कोल बर्निंग से, वो शायद ज्यादा हाई टेम्परेचर मिल पाता है कंपेयर टू बायोगैस। बट बायोगैस अल्टीमेटली जब यूज होती है, अल्टीमेटली उस टेम्परेचर पे पहुंचा जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको टेम्परेचर पहुंचने के लिए, मगर पहुंचा जाता है उस टेम्परेचर पे। और अगर कंट्रोल तरीके से कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, चैम्बर के अंदर बायोगैस का इस्तेमाल करके उसको, अगर उसको एज ए फ्यूल यूज करके उसको बर्न करें, तो उस टेम्परेचर, और जो बर्नर का नोजल है उसकी उसकी सेटिंग थोड़ी चेंज करें, तो उससे उससे उस टेम्परेचर पे, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं कि जो एलपीजी सिलेंडर से गैस दे रहे थे घरों के अंदर, उसके अंदर जो बर्नर का जो डिजाइन था या स्टाइल था वो थोड़ा डिफरेंट था। जो पाइपलाइन के थ्रू गैस आती है, वो जैसी पाइपलाइन की गैस लगती है वो आगे बर्नर का थोड़ा सा सिस्टम चेंज करके हुँ, जाता है, उसकी नोजल का साइज चेंज करके जाता है। तो वो कहते हैं कि भी ये हुँ। टाइप की नोजल लगेगी तो आपको वो पहले जैसा टेम्परेचर मिल पाएगा, तो उतने ही देर में आप खाना पका पाओगे पाइप गैस के जरिए, जितना कि आप एलपीजी गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए जो टाइम लगता था। तो ये तो एक टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से एडजस्ट करने वाली बात हुई, उसके अंदर इनोवेशन करने वाली बात हुई, उसके अंदर आविष्कार करने वाली बात हुई, जो कि सर, हम बड़े आसानी जैसे से अभी कर आपने सकते थे अपने फायदे के नहीं लिए। हाँ जी सर। तो अभी आप जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात कर रहे थे, तो कहीं इसमें ये तो नहीं कि जितना हमें काव डंग एज़ अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है जलाने के लिए या वो उसके कंपैरिज़न में कोयल की क्वांटिटी हमें वो ज़्यादा अच्छा इंक्रीशन दे रही हो? हमें उतना काव डंग उतने मात्रा में ही भी उतने वेट के हिसाब से भी अगर देखा है तो उतनी मात्रा में काव डंग भी चाहिए होगा। ईशान जी इसके मैं अंदर आपका, साइंटिफिकली भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसमें कि कोयल के अंदर अगर हम एनर्जी यूज़ करते हैं, हाँ तो जी। नो डाउट कोयला से जो हम हमारा कोल जो यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसके ज़रिए तो ये भी हो सकता है ना कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो भी डिवाइसेज़ यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा देर तक हम यूज़ कर पा रहे हो वो कोयले की उस क्वांटिटी में। और वो कॉर्डंक को हम यूटिलाइज़ ना करवा पा रहे हो या जो हमारे डिज़ाइन्स अवेलेबल है टरबाइन्स के या मशीनरी के, तो वो कोयले से तो चल पा रहे हो, काव डंक से एफिशिएंट ना हो, क्या पता वो भी डैमेज होते हो अंदर से। कुछ ऐसा हो सकता है इसके पीछे वजह? देखिए, कॉटन एज अ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी तो कमी नहीं है कंट्री के अंदर, बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है कॉटन, क्योंकि अगर अगर अवेलेबल नहीं होता तो इंडिया आज की डेट में एक मेजर एक्सपोर्टर नहीं होता कॉटन का। आपको मैं दो तीन हुँ, कंट्रीज का मैं एक्सपोर्ट डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जैसे इंडिया ने लगभग लगभग 858 858 शिप पूरी शिप भरी हुई, जैसे जैसे आपकी पेट्रोल से शिप भरी होती है ना, वैसे ये कॉटन से शिप भरी हुई आपने मालदीव्स को इंपोर्ट कर रखी है हमने। और लगभग लगभग 550 की शिपमेंट्स हमने कंबोडिया को एक्सपोर्ट कर रखी है, और लगभग 200 शिपमेंट्स हमने हुँ, वियतनाम को एक्सपोर्ट कर रखी है। तो कॉटन की कमी तो है नहीं कंट्री के अंदर, कॉटन बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है। अच्छा हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि जो डिजाइन एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अपनाने में बनता है, उसके अंदर से फिर उसका फ्यूल क्रिएट करने में लगता है, वो कॉटन के मामले में टेक्नोलॉजी और डिजाइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कोल फायर टेक्नोलॉजी। कंट्री के अंदर सबसे पहले, हाँ, आज से जब कंट्री की आजादी हुई थी, आजादी से पहले भी, तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हमने देखा कि कोयले पे ज्यादा जोर दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी को ब्रिटिशर्स शायद कभी भी अपनाते नहीं थे। वो कहते थे कि ये तो वेस्ट मटेरियल है, इसको क्या इसका करना है, तो कॉड डंग है, ये तो शिट है, इसका क्या इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने इसको कभी भी एम्फेसिस, इसको इसको कभी भी इसको पैरेलल चलने की
चलाने नहीं दिया कोयले के साथ में। मगर शायद हमारा जो माइंडसेट था, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का या उसके बाद की जितने भी गवर्नमेंट्स का था, वो भी लगभग वैसा ही रहा जो ब्रिटिश स्टाइल से काम करने का रहा। तो मगर अब जाके पिछले कई सालों में हमने देखा कि हाँ, कुछ तो कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है। ऐसा नहीं कि हम्म। डेवलपमेंट नहीं हुई हमारी कंट्री के अंदर भी। अब जैसे इसरो हम्म। और डीआरडीओ ने कुछ प्रोजेक्ट्स अटेम्प्ट करे हैं, और उन्होंने, मगर कुछ ग्रुप्स हैं जो कि उन्होंने इसरो को और डीआरडीओ को इस पर क्रिटिसाइज करा कि आप इस रॉ मटेरियल से लेके क्यों प्रोजेक्ट डेवलप बना रहे हो, किससे फ्यूल फ्यूल जनरेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। दैट मीन्स जो लॉबीज है ईशान जी, जो कोल लॉबीज हैं, जो फॉसिल फ्यूल की लॉबीज हैं, वो इतनी स्ट्रांग है, वो शायद इस कॉड को इंडिया के अंदर सही तरीके से प्रमोट भी नहीं होने दे रही है। वो कहीं ना कहीं पे वो इस पे कहीं ना कहीं रुकावट लाने की कोशिश कर रही है। मगर अगर गवर्नमेंट स्मार्टली एक्ट करे तो हमारे पास इतना ज्यादा कॉर्डन अवेलेबल है कि हम वॉर फुटिंग पर अगर काम करें और इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ा दें, इस पर स्टार्टअप्स भी हम अधिक से अधिक स्टार्टअप्स को हम प्रोत्साहन दें इस पे आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे नए आविष्कार इसके थ्रू हो सकते हैं। और हम इसको एज अ ऑल्टरनेटिव फ्यूल कंट्री के अंदर इसके अंदर ला सकते हैं, कम से कम ग्रामीण इलाकों में तो बायोफ्यूल की तरह इसको इस्तेमाल करा जा सकता है। अब हम्म। अगर मैं एंशियंट इंडियन नॉलेज और शास्त्रा के बारे में बात करूं तो वहां पे हाँ पर टेक्स्ट हैं जो फुल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज हैं, जिसके बारे में इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करा जाता है उसके बारे में पूरी नॉलेज नॉलेज दे रखी है। तो वहां से नॉलेज को डॉक्यूमेंट करके इसको इसको नए तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए आज के दिन में, इसको पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करा जा सकता है और बहुत आसानी से क्रिएट हो सकता है। इसकी अलग से एक मिनिस्ट्री अगर क्रिएट कर दे, जैसे कोल की अलग मिनिस्ट्री है, फॉसिल फ्यूल की अलग मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम अलग मिनिस्ट्री है, वैसे अगर इसके थ्रू ऑल्टरनेटिव फ्यूल की अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट कर दे जो सिर्फ कॉर्डन से फ्यूल क्रिएट करने में काम करे, तो मेरे हिसाब से इंडिया विल ऑल्सो भी, ना केवल इंडिया के अंदर हम एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल क्रिएट कर पाएंगे, हम बहुत भारी मात्रा में इसको एक्सपोर्ट भी दूसरी कंट्रीज में कर पाएंगे। सर ये क्वेश्चन तो है ही है गवर्नमेंट के एंड पे हमारी तरफ से कि हम इसको यूज़ कर पाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं आज के हालात में जहाँ पे दुनिया चल रही है, वहीं पे भारत भी चल ही रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। इससे काफ़ी हेवी वर्क हो रहा है। वहीं कहीं न कहीं बायोगैस के ऊपर भी पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी इनफैक्ट दशकों से ही काम चल रहा है। तो अ, तो आप इसमें थोड़ी-सी और थोड़ी-सी रोशनी डालिए कि हमें जो हम हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, उसकी बजाय हम अपने एफर्ट्स और थोड़े से ज़्यादा बायोगैस की तरफ उनसे भी एक बारी कंपैरिज़न अपना थोड़ा-सा एक बारी करके बताइए आप, कि हम हाइड्रोजन की बजाय इसकी तरफ भी हम अगर बढ़ सकें, थोड़ा ज़्यादा इस पे इन्वेस्टमेंट करें हम। हाइड्रोजन तो आ ही रहा है, उसका इकोसिस्टम बनने में टाइम लगेगा नो डाउट। तो जैसा स्टार्टअप्स वगैरह की एनर्जी कह रहे थे कि यहाँ पे यूटिलाइज़ की जा सकती है, तो ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा उठाया कि हम लोगों को एक इन्वेस्टमेंट एज़ अ इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ पे करना चाहिए कि इस सेक्टर के अंदर भी। देखिए ईशान जी, इसमें ना देखिए हाइड्रोजन के अंदर मैं मानता हूँ कि बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट अभी भी कुछ समय है जबकि हाइड्रोजन को पूरी तरीके से अपनाया जाएगा कंट्री के अंदर एज अ ऑल्टरनेटिव फ्यूल, एज टू एंगेज कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी या फॉसिल फ्यूल के एंगेज जो ट्रांसपोर्ट के अंदर व्हीकल्स के अंदर एज ए फ्यूल इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मगर अब ये देखिए हाइड्रोजन का कोई भी छोटा सा छोटा सेटअप भी है और किसी को लगाना तो हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मांगता है। वो छोटा वो दो चार हजार करोड़ रुपए से उसका कोई भी कम कम सेटअप नहीं बन सकता यहाँ पे। मगर हुँ, इतनी हुँ, हेवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहन दे रही है गवर्नमेंट, स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन दे रही है। मगर दूसरी तरफ जहाँ पे बायोफ्यूल आपके पास रेडीली अवेलेबल है कंट्री के अंदर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट उस मात्रा में नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से इसको भी गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये मेरी मेरी मतलब अपनी तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट मैं मान के उनकी तरफ कर रहा हूँ। यार एक मैं अपनी तरफ से उनको एक सजेशन दे रहा हूँ कि इसमें हमें करने में बहुत फायदा है। अब देखिए एज अ फ्यूल फ्यूल इसको एज अ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत आसानी से इस्तेमाल करा जा सकता है। जैसे बायोगैस फ्रॉम कॉर्डन, इसका जो हमारा फॉसिल फ्यूल पे जो ओवर रिलायंस है ना, वो हम कम कर सकते हैं। एनर्जी डिपेंडेंस जो है मतलब उस पे भी रूरल एरिया के अंदर कम से कम तो जो इलेक्ट्रिसिटी या एज ए बायोगैस को जो हम फॉसिल फ्यूल का एलपीजी का सिलेंडर देते हैं उसकी जगह हम बायोगैस का सिलेंडर
लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो कुकिंग पर्पज़ के लिए या अपने कुछ कोई और पर्पज़ के लिए हीटिंग हीटिंग पर्पज़ के लिए उसको बायोफ्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी जो सर ये एनर्जी बायोफ्यूल तो जो आपने पॉइंट आउट करा है, ये एलपीजी सिलेंडर से पहले तो वहाँ पे यही फ्यूल यूज़ किया जाता था कुकिंग वगैरह के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह अलग तरीके की थी, उस तरीके के हम कुछ बेटर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं कि हम जिसके अंदर काव डंग्स यूज़ कर सकें और हमारे जो घर पे जो भी कुक करते हैं माताएँ-बहनें और या आजकल तो हम जैसे लड़के और मेल्स भी काफ़ी हद तक कुकिंग घर के अंदर करते हैं। लेकिन गाँव के अंदर तो पता नहीं हम माताएँ-बहनें या जितनी भी गाँव के अंदर कर रही हैं, हमने उनकी सेहत के पीछे ही इस डायरेक्शन में आए थे। तो हम उसके अंदर कुछ ऐसे जो यूटेंसिल्स हैं या वो है उसपे डिज़ाइन के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। कुछ नए आने वाले स्टार्टअप में उस वे में, कि जहाँ पे काऊ डंग की यूज़ होए और जो भी कुक कर रहा है उसकी सेहत को भी इम्पैक्ट ना करे। अ, ईशान जी देखिए कॉर्डन से जब आप गैस या मीथेन गैस को विथड्रॉ कर लेते हैं, तो जो रेसिड्यूअल बचता है मतलब कॉर्डन का जो डिज़ाइन इस तरीके से वहाँ पे गाँव के अंदर में बनाया जा सकता है कि उसके अंडरग्राउंड टैंक्स बनते हैं और उसको उसको उसके अंदर कॉर्डन को डाला जाता है, डंप करा जाता है और वहाँ से जो मीथेन गैस बन के निकलती है, वो पाइपलाइन के ज़रिए उनके वहाँ पे घर के अपने घर के किचन के अंदर ही वहाँ तक पहुँच जाती है। दैट मीन्स कि हुँ, हुँ। ट्रांसपोर्टेशन से आपको आपको ये जो गैस जो सिलेंडर के अंदर भर के भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पाइपलाइन से सीधा भेजा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुँ। जो व्हीकल्स वहाँ पे आ रहे हैं, उसका फुटप्रिंट कितना कम हो गया। आपको ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ही नहीं करना पड़ रहा। अब वो तो ट्रांसपोर्टेशन एक का जो खर्चा तो नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से घट रहा है और यहाँ पे हम कहीं न कहीं अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को भी मैनेज कर पाएँगे। क्योंकि हाँ जी। जहाँ हमें यूरोपियन इकोसिस्टम या वेस्टर्न इकोसिस्टम दिख रहा है, बीइंग जैसे वो हम लोगों को हम एशियंस को सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंसीडर करते हैं, तो इस तरीके की सारी चीज़ें पहले खुद अपने वहाँ पे कचरा करके फिर यहाँ पे डंप करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने आप को यहाँ पे सेफगार्ड भी कर सकते हैं, कि वो तो अपने कार्बन क्रेडिट्स अपने बना लेते हैं, अपने कार्बन टैक्सेस बचा लेते हैं और हमें अगर अपने अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी अगर चालू स्टार्ट्स करनी है हाई लेवल पे, तो हमें वो सस्टेनेबल और इकोनॉमिकली भी हमें देखना पड़ेगा और हम अपने अपनी खुद की टेक्नोलॉज़ीज़ क्यों ना यूज़ करें उसमें, हम क्यों उस पे भी वेस्टर्न डिपेंडेंट हम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए तो सर यहाँ पे कार्बन हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, मैं बस एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, कार्बन क्रेडिट्स तो बहुत बायोफ्यूल यूज़ करने के बाद हम कार्बन क्रेडिट्स तो बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठे कर पाएँगे, ये हम ये जोड़ पाएँगे हुँ, और उन कार्बन कार्बन क्रेडिट्स को हम फिर ऑफसेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से मतलब उसको बहुत उसको प्रॉफिटेबिलिटी पे हम सेल भी कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें और दूसरी कंट्रीज़ में जो उसको चाहते हैं कार्बन क्रेडिट्स लेना। तो एक ये भी एक अर्निंग का बहुत बड़ा एक ज़रिया बन सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि कार्बन क्रेडिट्स जब पूरे देश में ही अगर कार्बन क्रेडिट्स कैसे क्रिएट होंगे ये बायोफ्यूल को यूज करके तो कार्बन क्रेडिट्स की तो कमी ही नहीं रहेगी तो कार्बन क्रेडिट्स का तो मुद्दा यहाँ पे खत्म ही हो जाएगा बहुत आसानी से। हुँ, बिल्कुल सही बात है सर। तो सर एक बारी हम यहाँ पे ना फिर कंक्लूड करते हैं आज की डिस्कशन और थोड़े से एक मुहिम नई चालू करते हैं, कि हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज़ पे थोड़ा फ़ोकस करें। हाँ, बेटर डिज़ाइन में करें। वो हम पुराने ज़माने के डिज़ाइन्स या टेक्नोलॉजीज़ पे भरोसा वो ठीक नहीं थी शायद तभी हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ की तरफ गए। तो हम बेटर बेटर टेक्नोलॉजी और अपने देसी रॉ मटेरियल से ही एक बारी एक एफर्ट डालते हैं इस डायरेक्शन में भी। तो हम ये मुहिम चालू करते हैं यहाँ से सनातन सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ के अंदर एक नई मुहिम की तरफ शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं और जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे, तो उसके लिए हमें खुद ही एक कोई कहीं न कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और हम हमारा साथियों से भी निवेदन है कि इस तरीके की अ, विचार अगर आप लोगों के पास भी आते हैं, हमसे ज़रूर शेयर करें। प्लस जो हमारे ये नए आइडियाज़ नए तो नहीं है ख़ैर, जो हमारे ऐसे सस्टेनेबल आइडियाज़ हैं, ये अपने सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें और इसके ऊपर आइडियाज़ नए से नए जितने हो सके उतने क्रिएट करें। और एक स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए हम लोग हैं आपके यहाँ सपोर्ट करने के लिए, पूरा इकोसिस्टम है देश का आपको सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है सपोर्ट करने के लिए। गवर्नमेंट तभी एक्ट करेगी जब हम एक्ट करेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, तो जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।